नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, हम लोग हरिराम पटेल सर की जो कमर की किताब है, एचआर पब्लिकेशन की जो कमर की किताब है, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये इस सीरीज़ का आई थिंक 7वां लेक्चर है। तो लेक्चर 1 से लेके 5 तक तो पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 जो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस या कंप्यूटर है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। तो लाइन से सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। योगेंद्र साहू क्लासेस में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ अब हम अलग अलग टोटल 5 पीढ़ियाँ पढ़ेंगे, 5 जनरेशन पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टॉपिक क्वेश्चन आते हैं, आपको करना पड़ेगा। ठीक। कई बच्चे पूछते हैं सर कि 30 मार्क्स के लिए 30 मार्क्स के लिए हमको जाना है, 30 में 30 लाना है, क्या क्या आप करना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए। तो अगर मैं 2 तरीके हैं इस 30 मार्क्स को कवर करने के लिए। अगर आप फ्री मोड पर जाना चाहते हैं तो आप ये यूट्यूब में ये एचआर पब्लिकेशन वाली सीरीज़ देख लेना, प्लस खाटी क्वेश्चन सीरीज़ देख लेना। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा पेड, तो ये 30 मार्क्स लगभग ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। पेड वर्जन में जाते हैं तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। पेड कोर्स की पूरी जानकारी साइड में डिस्प्ले हो रही होगी, है ना। नंबर भी है 8770123687। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो पेड वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे इधर सर्च इंजन हम 20 से 25 सर्च इंजन बस इस किताब में पढ़े होंगे, वहाँ मैं 30-40 टोटल सर्च इंजन बताऊंगा। वेब ब्राउज़र 10-12 टॉक पढ़े, लेकिन उसमें 30-40 वेब ब्राउज़र देखेंगे टोटल। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट आपको चाहिए होगा तो उसका आप लाभ उठा सकते हो। चलो, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तकनीकी विकास के आधार पर आधुनिक कंप्यूटर के विकास को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे अलग अलग पीढ़ी है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम आएंगे। फिलहाल ये जो चार्ट है ना, उसको आप लोग पढ़ना। किधर गया? ये इस चार्ट को मैं बताता हूँ, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इस चार्ट को पहले पढ़ना। जैसे कुछ कुछ चीज़ें यूज हुई हैं, एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी चिप कौन से जनरेशन में यूज हुआ, तीसरे में, पहले में, दूसरे में। तो ये सब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो देखो, वैक्यूम ट्यूब वाली टेक्नोलॉजी यूज हुई, प्रोसेसर के रूप में समझ लो, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। अब ये पहले जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में ये यूज हुआ, है ना, पहला जनरेशन में। तो कैसे याद रखोगे? आपको मालूम है जब दुनिया का निर्माण हुआ, जब कुछ नहीं था तो क्या था? वैक्यूम था। ऐसे याद रखना, जब कुछ नहीं था तो वैक्यूम था कि नहीं था वो सब छोड़ दो, लेकिन कुछ नहीं था तब क्या था? वैक्यूम था, खालीपन था। ठीक। तो इसको याद रखना, वैक्यूम ट्यूब। तो प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ। फिर पहले से आप सेकंड जनरेशन में जाओगे तो ट्रांजिशन होता है बदलाव। ट्रांजिशन का मतलब ही होता है बदलाव। क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब ही होता है क्या? बदलाव। तो सेकंड में क्या हुआ? ट्रांजिशन हुआ। तो ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी में, या अगर आपको ऐसे याद नहीं होना तो टी से टू, टी से ट्रांजिस्टर, टी से टू, टी से ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग भी सेकंड जनरेशन में हुआ है। आईसी चिप याद रखना, डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया था आईसी चिप। तो सी किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 को। जैसे ए 1 को रिप्रेजेंट करता है, बी 2 को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही सी किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो आईसी चिप का आविष्कार तृतीय पीढ़ी में हुआ है। ध्यान रखिए, किसमें? तृतीय पीढ़ी में हुआ। यहां से एकदम पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करा दे रहा हूं। फिर माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ चौथी पीढ़ी में। याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में। उसके अलावा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सब चौथी पीढ़ी में यूज हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, किसमें? चौथी पीढ़ी में यूज हुआ है। अब यहाँ इसको कैसे याद रखोगे?
जैसे जो दारू पीने वाले हैं, मैं नहीं पीता ना, वो एग्जाम्पल देता हूँ, अलग बात है, ठीक है। तो 2 पैक मारते हैं तो 2 पैक स्मॉल याद रख लेना, और 4 पैक मार लियो तो लार्ज मार लिए। जैसे बोलते हैं ना 2 पैक बनाओ भाई, स्मॉल बनाओ, तो स्मॉल से स्मॉल वाला तो तीसरे में है ना, पिला के 3 पैक पर लिए, ऐसा कुछ गाना है। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन ये सब SSI MSI इसमें है, बट फिलहाल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो 2 पैक की जगह 4 पैक बना दिए तो लार्ज हो गया। तो 4 पैक से चौथी पीढ़ी याद रखना, लार्ज से लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये चौथी पीढ़ी का है, ठीक है। उसके अल्ट्रा वाला चल देगा तो वो 5वीं पीढ़ी में, और AI का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, ये सब 5वीं पीढ़ी का देन है। किसका दिन है? 5वीं पीढ़ी का दिन है। तो ये 5 अलग अलग पीढ़ी हो गया, 5 अलग अलग जनरेशन हो गया। 5 जनरेशन की ये चीजें याद रहेंगी, तुरंत क्लिक करना चाहिए। ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन? तो T2 ऐसे याद करना, T2 तो सेकंड जनरेशन में, ठीक है, सेकंड जनरेशन में याद रहेगा। IC चिप C से आगना, C 3 को रिप्रेजेंट करता है थर्ड जनरेशन में, किसको? थर्ड जनरेशन में, है ना। 4 पैक 2 पैक वेरी लार्ज स्केल और लार्ज स्केल, ये सब किस पे? चौथे में। इतना आपको ध्यान रखना। वैक्यूम ट्यूब, जब कुछ नहीं था तो वैक्यूम था, तो वैक्यूम था पहले वाले में, तो पहले पीढ़ी वैक्यूम। इतना क्लियर? मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लो, थोड़ा सा 2 मिनट है समय। ठीक है, अब कुछ और चीज आपको याद रखना है, कुछ और चीज याद रखना है। लैंग्वेज वाला एक चैप्टर में अलग से कराया हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें मैं प्रोग्रामिंग भाषा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी पीढ़ी में यूज हुई है, उसको भी मैं बताया था वहीं पर। तो सबसे पहले देखो, एक मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। अब मैं आपको ना लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी बस जानकारी दे देता हूँ, हालांकि पहले भी जानकारी दिया हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PL 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है मशीन लैंग्वेज और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज, AL। लो लेवल लैंग्वेज 2 प्रकार का, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज है, ये 0 और 1 की भाषा समझता है, मतलब बाइनरी भाषा को समझता है, बिट की भाषा को समझता है, 0 और 1 की भाषा को समझता है, ठीक है। और जो ये असेंबली लैंग्वेज है, ये निमोनिक कोड की भाषा समझता है, ठीक है। निमोनिक कोड जो भी स्पेलिंग होगा, निमोनिक कोड की स्पेलिंग, है ना। तो निमोनिक भाषा समझता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म की भाषा को समझता है, असेंबली लैंग्वेज। क्लियर? तो जो ये मशीन लैंग्वेज यूज हुआ, ये पहले जनरेशन में यूज हुआ। असेंबली लैंग्वेज है, ये दूसरे जनरेशन में यूज हुआ। फिर जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये तीसरे जनरेशन से चालू हुआ है, थर्ड जनरेशन में। तो थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज चालू हुआ, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो कुछ लैंग्वेज का यूज थर्ड जनरेशन में, कुछ का फोर्थ में, कुछ का फिफ्थ में, ऐसे चले आ रहा है, ठीक है। समझ आई बात? और फिफ्थ में तो एक और चीज है AI लैंग्वेज, ये ध्यान देना है ना। चलो, समझ आई बात? इतना सा क्लियर रहेगा, इतना चीज आपको याद रखना है। क्लियर? और कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद कराता हूं मैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जनरेशन का है? तो B किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 को। तो B से अगना बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज सेकंड जनरेशन में हुआ है। किसमें? सेकंड जनरेशन में। T से टाइम शेयरिंग, T से 3, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कौन से जनरेशन में हुआ है? थर्ड जनरेशन में। टाइम शेयरिंग बोलो या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लो, ये तीसरे जनरेशन में यूज हुआ है, ठीक है। क्लियर? समझ आई बात? चलो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले विंडोज और यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चतुर्थ पीढ़ी में। तो इसको ऐसे याद कर लिया, गणेश चतुर्थी बोलते हैं ना, तो गणेश चतुर्थी, तो ग से गणेश, ग से ग्राफिकल, और चतुर्थी से याद रखना चतुर्थ पीढ़ी, ठीक। ऐसे अच्छे ट्रिक के माध्यम से आप याद रखना चाहते हो ना, तो मैं हॉस्टल वार्डन के कोर्स के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। हॉस्टल वार्डन का कोर्स जिसकी फीस 4000 है, अभी कुछ बच्चों के लिए मात्र 1499 रुपये में हम अवेलेबल करा रहे हैं। उसमें हॉस्टल वार्डन से संबंधित जितने वीडियोज है सब कवर हो जाएंगे। फुल CG वापम भी कोर्स है ना, वो कोर्स में भी हॉस्टल वार्डन का कोर्स खत्म हो जाएगा। उसकी फीस तो ज़्यादा है, 4299 है, बट ये 1499 बहुत ही कम फीस पर हम अवेलेबल करा रहे हैं। ऐसी ट्रिक और टेक्निक के माध्यम से आपको याद कराया जाएगा, बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे चीज़ों को। साथ ही साथ 99 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज 99 में, अलग से कंप्यूटर का भी है, अलग से कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज है। और आप अभी हम लोग मैथ्स का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं कुछ दिन में,
जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे मैथ्स के, और उसके सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा, तो आपका मैथ्स वहाँ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये सब याद करा दिया। इधर का पूरा क्लियर, वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकंड, आईसी चिप थर्ड, माइक्रो प्रोसेसर और लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल ये फोर्थ, और अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज वाला ये सब किसमें है? पंचम पीढ़ी में है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये सब। और इधर हम लोग आएंगे तो लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया, 3 प्रकार की लैंग्वेज देखो, लो लेवल और हाई लेवल में। लो लेवल में 2 प्रकार हैं, मशीन और असेंबली। तो मशीन लैंग्वेज पहले जनरेशन में, असेंबली लैंग्वेज दूसरे जनरेशन में, और फिर हाई लेवल तीसरे जनरेशन से चालू हुआ। इसको याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच ऑपरेटिंग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम B2 करके रखना, B2 को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड जनरेशन टाइम शेयरिंग T से 3 रखना, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड वाले में गणेश चतुर्थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चौथे पीढ़ी में है, याद रखिएगा। ठीक है, किसमें? चौथे पीढ़ी में है, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान रखना। क्लियर? चलो, याद रहेगा है ना। अब ये गुण दोस्तों ये उतना नहीं पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा, वो आपके समझने के लिए है, ये सब याद करने के लिए है। और मैं बताता हूँ, ये मेमोरी के रूप में ना पंच कार्ड यूज करते थे पहले जनरेशन में। अब उसके आविष्कारक को देखेंगे, हरमन होली, ये सब नाम देखेंगे है ना, पंच कार्ड वगैरह हो गया। फिर सेकंड में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का यूज करने लग गए। ठीक है, ऐसे सब आगे भी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। बट अब फिलहाल मैं वापस आता हूँ, एक एक जनरेशन पढ़ते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। एक और चीज, जनरेशन का ईयर पूछ देता है, तो देखो इसको हम लोग ना राउंड फिगर में याद करेंगे। आप एक नंबर याद कर लेना, 15 10 10 15, 15 10 10 15, ये नंबर याद कर लेना। ठीक है, 15 10 10 15, 15 10 10 15। सर इसको क्या याद कर लेंगे? उसके बाद कुछ नहीं, आप क्या करना, पहला जनरेशन लिखना, फर्स्ट जनरेशन 1940 से स्टार्ट होगा, 15 जोड़ देना तो क्या जाएगा? 55 तक। सेकंड वाले में 55 से देखो 10 जोड़ दोगे, 55 से 65। अब यहाँ सर 56 दे दिया तो एक साल आगे पीछे कर लेना है ना। तीसरे वाले में फिर 10 जोड़ दोगे, 65 से 75। चौथे वाले में 15 जोड़ दोगे तो 75 से 90। ये एक राउंड फिगर करके याद कर लिया, और ये डेटा जो है आसानी से याद रहेगा। यही चीज़ तो यहाँ पे भी है। उसके बाद इसके ऊपर से जो भी है वो 5th जनरेशन हो गया। कितना आसानी से आपको चीज़ें याद हो जा रही है। ठीक है, इतने आसानी से और कोई याद नहीं करा पाएगा, पूरा बुक का एक एक लाइन में आपको याद करा के दे दूंगा। इसलिए आप चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करना। ये जब सीरीज चल रही होगी, जो भी पढ़ रहे होंगे, जो ईमानदारी से देख रहे होंगे ना, वो उनका लाभ जरूर लेंगे। एक एक लाइन को आप याद कर लेंगे। ये किताब अपने आप में एक ग्रंथ है, और ये खत्म कर लोगे तो 30 मार्क्स सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो वैसे ही पहला जो जनरेशन हुआ वो 1940 से 55, हम अपना ईयर से याद रख लेंगे है ना। जो शुरुआत में 10 15 15 10 10 15 याद किए थे, उसी के हिसाब से करना। इसमें हार्ड डिवाइस के रूप में निर्वात ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और भंडार के लिए पंच कार्ड, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड, तथा पेपर या चुंबकीय टेप, पेपर टेप का उपयोग करते थे। 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार ग्रेस हॉपर ने किया हुआ था। अब याद रखना, पंच कार्ड और पेपर टेप। तो ये पूछा जाता है स्टोरेज के लिए पंच कार्ड कौन से जनरेशन में यूज हुआ था? तो प से पंच कार्ड, प से पहले जनरेशन में यूज हुआ था। इस बात को आप याद रख पाएंगे। ठीक, चलिए आगे चल के हम देखते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। यह 0 और 1 के रूप में होता था। लो लेवल बोलो या मशीन लैंग्वेज बोल लो, है ना। इसे बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बड़ा एवं अधिक ऊर्जा खपत वाला था, और मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के कारण प्रोग्रामिंग लिखना कठिन था, है ना। जब हाई लेवल लैंग्वेज आना चालू हो गया ना, तब जाके प्रोग्रामिंग लिखना काफ़ी आसान हुआ। नहीं तो लो लेवल में, मतलब मशीन लैंग्वेज में बहुत कठिन था। फिर असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन ये दोनों कठिन ही थे, समझ लो। आसान कब हुआ? जब हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। कंप्यूटर में गणना में अधिक समय लगता था, और साथ ही रिजल्ट में त्रुटियां अधिक थी, जिसके कारण कंप्यूटर में और विकास की आवश्यकता आई और दूसरी पीढ़ी में पहुंचे। इसके उदाहरण है एनियक, यूनिवैक, मार्क 1 और एडेवैक। इसको पुराने क्लास में कर चुके हैं। एनियक फुल फॉर्म, एनियक और यूनिवैक का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में हर बच्चा लिख कर बताएगा। ठीक है, ईमानदारी से, ऐसा नहीं फ्री फोकस देख लिए और बस कुछ बताना नहीं है, रिप्लाई नहीं करना है, रिप्लाई करना। ठीक है, उससे आप ही को याद रहेगा परमानेंट। ठीक है,
द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन 1955 से 65 करके याद रख लेना, वो जो 15 10 10 15 याद कराया था उसी का याद रखना। इस पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर की यूज किया गया। T2 करके याद कराया था, ट्रांजिस्टर को यूज किया गया। और इसके आविष्कार देखो 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास अमेरिका के जॉन बार्डिंग, विलियम साकले एवं वाटर ब्रेटन द्वारा किया गया, जो अर्धचालित सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता था, है ना, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप या जर्मेनियम चिप का बना होता था, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। अब ध्यान देंगे आप, 19 ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो 1947 में इसका आविष्कार हुआ। ये वो समय है जब हमारे देश को आज़ाद किया गया था। तो एक बदलाव आया कि नहीं, गुलाम से आज़ाद हो गए, गुलामी से हम आज़ादी की ओर बढ़े, तो एक ट्रांजिशन आया, ट्रांजिशन मतलब बदलाव। तो बदलाव आया कब, 1947 में। तो ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर 1947 में आया। उस समय देखो क्यों हमको छोड़ दिया गया, कौन गुलाम बना के रखा था, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन, और उनके और हमारे बीच वॉर चलते रहती थी, बॉर्डिंग, वॉर से बॉर्डिंग याद रख लेना, और उन लोग नहीं सक पाए इसलिए छोड़ दिए, तो साकले। तो ये आप याद रखेंगे, इसके आविष्कारक लोग, ऐसे ही रिलेट करके आप याद रख लेना, हमेशा याद रहेगा। भंडारण के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, चुंबकीय भंडारण उपकरणों का उपयोग हुआ, जो कि एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी थी, ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी थी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ये वाली मेमोरी होती है मैग्नेटिक टेप, ठीक है, कौन सी मेमोरी होती है, मैग्नेटिक टेप, ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। इस पीढ़ी में कोबोल एवं फॉर्ट्रेन नामक उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिसका विकास IBM कंपनी ने किया था, ठीक है। इसका कोबोल का आविष्कार हुआ है 1959 से 60 में, और फोर्ट्रेन का आविष्कार जो है 56 57 या 36 37 है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, तुरंत देख लेंगे। लास्ट में 7 है, ये तो मुझे मालूम है, बट अचानक से याद नहीं आ रहा। फिफ्टी सेवन, ओके, वही सही बोला था, 56 है ना, ये डेट याद रखना। तो 56 57 और 59 60 इसमें ये बनाया गया, फोर्ट्रन 56 57 और कोबोल 59 60, जिसका विकास IBM कंपनी ने किया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ, ये सेकंड वाले में B2 करके याद कराया था। ऐसे रिलेट करके याद रखोगे ना तो पूरे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, नहीं तो इतना कन्फ्यूजन होता है, याद नहीं होती चीज़ें, कन्फ्यूज जाती हैं, छोड़ देते हैं बच्चे के, छोड़ो यार नहीं पढ़ना है, नहीं चाहिए हॉस्टल का जॉब, ऐसा लगता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक बार इनपुट करने के बाद मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इंटरेक्टिव कैसे, मतलब इंटरेक्शन नहीं कर पाते, है ना, उसी के लिए बोला नॉन इंटरेक्टिव। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया, असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लग गया। लेकिन व्यापक तौर पर देखा जाए तो सेकंड जनरेशन में ना सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था, हाई लेवल स्टार्ट जरूर हो गया था, ठीक है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है, फोर्ट्रन, कोबोल, ठीक। लेकिन बहुत ही व्यापक तौर पर बोले तो थर्ड जनरेशन लेना, अगर सिंगल एक ऑप्शन दे तो। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक कोड का उपयोग किया जाता है, जो कि याद रखने में मशीनी भाषा की तुलना में आसान हुआ करती थी। व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग प्रारंभ हुआ, उदाहरण है IBM 1401, IBM 7094, PDP 8, ये सब याद रख लेना। IC चिप का फोटो दिया हुआ है। थर्ड जनरेशन 1965 से 75, 66 दिया हुआ है, 65 से 75 अपने हिसाब से याद करेंगे। इस पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप का उपयोग किया गया था, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता था। IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास 1958 में S किल्बी एवं रॉबर्ट नोई ने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जबकि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI का उपयोग 4th में, और VLSI का भी उपयोग 4th में, अल्ट्रा लार्ज वाला 5th में। भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया, ठीक है, किसका, मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया। और आगे पढ़ते हैं, रैम रोम का आविष्कार भी हुआ, लेकिन रैम रोम सर आप जब चार्ट बताए थे उसमें रैम रोम तो चौथे में दिख रहा होगा, अगर देखे होगे तो। रैम रोम का आविष्कार याद रखना थर्ड जनरेशन में, आंसर के हिसाब से थर्ड जनरेशन, इसको ऐसे याद रख लेना, रैम और रोम, ये जो क्या है, ये ना 3 अक्षर का है, 3 अल्फाबेट का है, तो ऐसे रखना, रैम का आविष्कार, रोम का आविष्कार, रैम रोम थर्ड जनरेशन में हुआ। लेकिन इसका जो यूज हो गया व्यापक तौर पर उपयोग होना चालू आगे जनरेशन में, 4th वाले में हुआ, ठीक है। रैम का आविष्कार रॉबर्ट डेनार्ड ने किया था 1968 में। सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ, व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाने लगा। कीबोर्ड और माउस का प्रयोग इसी पीढ़ी से प्रारंभ हुआ, ठीक है, कीबोर्ड और माउस का उपयोग इसी में हुआ, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए,
रियल टाइम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज हुआ। टाइम शेयरिंग करके मैं बताया था, टाइम शेयरिंग या रियल टाइम, तो टाइम TT3 ऐसे याद रख सकते हो। उच्च स्तरीय भाषा पास्कल एवं बेसिक का विकास हुआ और उसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं नीचे, ध्यान रखिएगा। इसका भी फुल फॉर्म मुझे लिख के बताना सब एक साथ। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1990 तक LSI VLSI ये सब का आविष्कार हुआ। IC चिप और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। उसके बाद 1971 में ME हॉप के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज हुआ। रैम की क्षमता में वृद्धि किए। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसे 1991 में IBM कंपनी द्वारा प्रथम PC कंप्यूटर विकास किया गया था। ठीक है, मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ। अब देखो, मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर ये चौथे जनरेशन में हुआ, और ग्राफिक वाला भी तो चौथे में हुआ था, याद कराया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। गणेश चतुर्थी करके याद रखना, चतुर्थी चौथे वाले में, गणेश से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। साथ ही मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, तो उसको मैं ऐसे याद के लिए, मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारा। अब दिशा 4 प्रकार के होते हैं, नहीं चारों दिशा में बोलते हैं, सब चीज कोई काम कर ले रहा है, चारों दिशा में तू हाथ पर मार ले रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो चारों दिशा से चौथा याद रखना। और मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर, ये भी फोर्थ जनरेशन का है। इस पीढ़ी में सी भाषा, सी लैंग्वेज का विकास हुआ। अभी देखो, मैं एक IC बताया, तो IC C से 3 करके इसको, IC जो चिप था थर्ड जनरेशन में बताया है ना, लेकिन जो सी लैंग्वेज है ये C4 करके याद रख लेना, C4 करके, ये 4 जनरेशन में सी लैंग्वेज। मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, MS विंडोज, एप्पल OS तथा यूनिक्स का विकास हुआ। उदाहरण इसके ये सब हैं। फिफ्थ जनरेशन 1990-91 से लेकर अब तक इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है, जो स्वयं परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले सके। जैसे उदाहरण है रोबोट। और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ। IC चिप माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि की जाती है। डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, इन जिनमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ये कोर वाला टॉपिक ऊपर में पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है ना, पहले चैप्टर में। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का यूज हुआ। उदाहरण CD DVD ब्लूरे डिस्क। ये ईमेल इंटरनेट WWW का विकास हुआ। ये सब 80 99 90 में सब है। ठीक, मैग्नेटिक बबल मेमोरी के रूप में भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, और ये सब उसके उदाहरण है, ये सब का विकास हुआ। तो उतना पॉइंट था। कंप्यूटर का वर्गीकरण हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इतने पॉइंट को हम पढ़ाकर खत्म करते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। तो कई क्वेश्चन में, कई एग्जाम में आंसर चार्ल्स बेबेज ले लिया, कहीं एलन ट्यूरिंग ले लिया है। ठीक है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तो फिर व्यापम लेगा, आपको लेने की जरूरत नहीं। प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम एडा था। एडा जो किस में यूज हुआ भैया, एनालिटिकल इंजन में यूज हुआ था, एनालिटिकल इंजन में, है ना। और उसका आविष्कार किसने, पहली प्रोग्रामर कौन थी, लेडी एडा अगस्टा। एनियक का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। उसका खास बात क्या है, ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कल वाले में पूरा मैं याद कराया हूँ। पहला डिजिटल बोले तो ABCD करके याद किए थे, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर ऐसे याद किए थे, ABC। तो वैसे ही D से रखना डिजिटल, वैसे ही E से इलेक्ट्रॉनिक याद रख लेना। एनियक जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। विश्व की पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM है। IC में सर्किट जो है सिलिकॉन, मेटल तथा जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। ठीक है, क्या है, अर्धचालक है। ध्यान रहेगी बात इतनी सी। तो आज का टॉपिक हम फिलहाल यहीं पे कवर करते हैं। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अगर संभव हो सके तो शेयर कर दिया करो। आप ही की वजह से ये चैनल आगे ग्रो होगा। आप भी शेयर नहीं करोगे व्हाट्सएप वगैरह पे तो कैसे चलेगा। हर कोई ये सोचता है कि मैं ही बस पढ़ लूँ, बाकी लोग को मालूम ना चले ना, लेकिन मालूम तो कहीं भी चली जाएगा। तो आप हेल्प कर सकते हो अपने दोस्तों को भी और हमारी भी। नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे ये सब। दो लेक्चर या एक लेक्चर में इसको ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट 2 और लेक्चर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।